we are going to discuss the HFST test number 21. So start करते हैं without wasting any time. Question number 1 is about consider the following statement regarding the Lingaraj temple. Lingaraj temple के बारे में है. So it is dedicated to Lord Shiva. We know लिंगराज का लिंक को हम किससे रिलेट करते हैं? शिवा के साथ. तो most probably this statement is right. यही होना चाहिए. It is a classical example of Kalinga style of architecture. देखो लिंगराज टेम्पल इज सिचुएटेड इन उड़ीसा, ये हमें सबको पता है, बेसिक नॉलेज है भाई, देखते रहते हैं हम लोग, न्यूज़ वगैरह में आता रहता है. एंड कलिंगा इट वाज द एम्पायर इन उड़ीसा इटसेल्फ. सो दिस शुड आल्सो बी राइट. तो अगर नहीं पता है तो भी अंदाजा लगा सकते हो. तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर राइट. आंसर बिकम्स ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2. नेक्स्ट पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द अबॉलिशन ऑफ प्रैक्टिस ऑफ सती इन इंडिया. तो देखो ये हुआ था 1829 में, जो इंडिया में रेगुलेटिंग एक्ट आया था 17 उसके थ्रू. तो इट वाज लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पे तो हुआ ही था. देन अल्फोंसो डी अल्बुकर्की. तो देखो ही वाज अ पोर्चुगीज और ये लोग गोवा को कंट्रोल कर रहे थे. तो इनके टाइम पे भी इन्होंने सती को अबॉलिश किया था. तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट. देन जोसेफ फ्रेंकोइस ड्यूप्लेक्स. इनके टाइम पे ऐसा कुछ नहीं हुआ था. ही वॉज अ फ्रेंच जर्नल, ये फ्रेंच जर्नल थे, इन्होंने ऐसा कोई स्टेप नहीं लिया था. सो आंसर बिकम्स ऑप्शन बी, दैट इज बोथ 1 and 2. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 says कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स: तिरुकुरल, सिल्लापादिक्रम एंड मनी मेघलाई. तो देखो ये पहले भी आ चुका है हमारे सामने. तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड. तो ये सब हैं ऑथर्स और ये सब हैं इनके क्या नाम. तो देखो वी नो जो मनी मेघलाई है वो लिखी थी सतनार ने, एंड सिलापाथीग्रम ये लिखी थी इलेनगोन में. तो ये तो हो जाएंगे रॉन्ग. तो आपका ये और ये तो ऑप्शन वैसे ही कट गया, बच गया ए और डी. देन तिरुकुलर वाज रिटन बाय थिरुवल्लुवर. तो दीज आर फ्रॉम द संगम लिटरेचर एंड दीज आर वेरी बेसिक. सो आई डोंट एक्सपेक्ट कि आपका ये क्वेश्चन गलत हो सकता है. सो आंसर बिकम्स ऑप्शन ए. इनके नाम अभी नोट कर लो अगर नहीं पता है तो. सिलापादिक्रम वॉज रिटन बाय इलेनगो. देन मनी मेघलाई वॉज रिटन बाय सितालाई सतनार. ठीक है, चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे. क्वेश्चन नंबर 4 says with reference to देसाई लियाकत पैक्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. फर्स्ट है इट रिकमेंडेड एन इक्वल नंबर ऑफ पर्सन्स नॉमिनेटेड बाय कांग्रेस एंड लीग टू द सेंट्रल लेजिस्लेचर. बिल्कुल ठीक बात है, इन्होंने बोला था कि दोनों को हम इक्वली रिप्रेजेंट कर देते ताकि कोई परेशानी ना रहे. 20% of reserved seats for minorities, especially the scheduled caste and the Sikhs, were to be provided in the interim government. This is also right. देखो हिंदू मुस्लिम्स के लिए तो उन्होंने ये फॉर्मूला निकाला कि इन दोनों के बीच में जो रिफ्ट है वो खत्म हो जाए. बाकी शेड्यूल कास्ट और जो अदर ग्रुप से सिख ग्रुप है उनके लिए इन्होंने 20% वाला फॉर्मूला निकाला. तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है. थर्ड, द गवर्नमेंट would function within the existing framework of the Government of India Act 1935. ऑब्वियसली उसके अलावा कोई हमारे पास फ्रेमवर्क भी नहीं था. तो ये स्टेटमेंट भी आपकी हो जाएगी राइट. सो इट इज आस्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट. तो नॉट करेक्ट बिकम्स आंसर डी, दैट इज ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव. थर्ड, ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. इट सेज ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल अरुणा असफ अली was a major woman organizer of underground activity in. देखो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे कोई अंडरग्राउंड एक्टिविटी नहीं हुई थी. इवन ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इट वाज एन ओपन मूवमेंट. कोई इस तरह से नहीं कोई अंडरग्राउंड मूवमेंट हुई हो. तो अंडरग्राउंड एक्टिविटी इन दोनों में तो हुई नहीं, और स्वदेशी में भी ऐसा सच नहीं हुई थी. तो वैसे ही आंसर बन जाता है ऑप्शन सी, दैट इज क्विट इंडिया मूवमेंट. तो अगर आपको नहीं पता कि अरुणा असफ अली ये किस मूवमेंट के साथ रिलेटेड थे तो आप अंदाजा भी लगा सकते हो अंडरग्राउंड एक्टिविटी के थ्रू. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6. लॉर्ड बुद्धा इमेज इज समटाइम्स शोन इन हैंड गेस्चर कॉल्ड उत्तर बोधि मुद्रा. इट सिंबलाइजेस. देखो उत्तर बोधि का मतलब क्या है. उत्तर का मतलब अपर, बोधि का मतलब ज्ञान. तो ऊपर का ज्ञान हो जाना या नेक्स्ट लेवल का ज्ञान होना. तो उसे हम कहते हैं द सुप्रीम एनलाइटनमेंट एंड परफेक्शन. सो थ्रू द नेम इटसेल्फ, नाम के थ्रू ही आप अंदाजा लगाओ इसका कि इट इज अबाउट एनलाइटनमेंट, क्योंकि यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हो रही है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 says the February and October 2 revolutions in one of the countries of the world
has major impact on the rise of nationalist movement in India against foreign rule. These revolutions were related to which international event? So we know it is rise of socialist state, that is Soviet Union, February Revolution and October Revolution जिसे हम जानते हैं. Next is question number 8. Consider the following statement regarding the contribution of Mughals in the field of painting. तो पेंटिंग के केस में द मुगल पेंटिंग्स रीच्ड इट्स जेनिथ रीच्ड क्लाइमेक्स इन द जहांगीर टाइम. ये स्टेटमेंट पता है क्योंकि जहांगीर वॉज अ ग्रेट पैटर्न ऑफ पेंटिंग्स, whereas शाहजहां and or Akbar, they were more inclined towards architecture. Even Akbar was equally inclined amongst everything, maybe architecture, maybe painting, or maybe music. Then second is Daswant and Baswan, one of the two of the famous painters of Humayun's court. ये statement wrong है. They were in Akbar's court. Third is Aurangzeb's lack of interest in painting led to regional development of Rajasthan and Punjab hills. तो ये statement आपका ठीक हो जाता है. So answer here becomes option A, that is 1 and 3 only. Next is question number 9. Which medieval ruler introduced the concept of patta and kubliyat to help peasants? So देखो पट्टा और कबूलियत, ये कबूलियत है, इसके नाम मैं बताया. तो पट्टा का मतलब ये होता है कि ये सर्टेन अमाउंट ऑफ लैंड इसके नाम पर है. कबूलियत का मतलब ये होता है कबूल करना. कबूल का मतलब कि मैं एग्री करता हूँ कि मैं स्टेट को इतना टैक्स दूंगा. सो ये तो इनका मीनिंग हो गया. एंड दीज वर इंट्रोड्यूस्ड बाय शेर शाह सूरी. तो इनको शेर शाह सूरी ने इंट्रोड्यूस किया था. क्वेश्चन नंबर 10. With reference to the prehistoric paintings, consider the following statement. The Jogimara caves of Chhattisgarh depict a high-end sedentary type of lifestyle. The statement is सही है गलत है? ये statement ठीक है. Then second is Chitwa Dongri is related to prehistoric painting. ये भी सही है. Third one is expressive faces and receding hairlines, large eyes were its predominant features. ये wrong है because these were the predominant features in upper Paleolithic times. A veena-like instrument has been depicted at Narsinghgarh in Madhya Pradesh. This statement is right. So अगर नहीं पता है तो इनको एक बार थोड़ा सा देख लो. तो it is asking not correct. तो not correct आपका बन जाएगा ऑप्शन सी, that is 3 only. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे. क्वेश्चन नंबर 11 says the crop requires high temperature, high humidity and prolonged sunshine and an assured supply of water. The soil with high amount of clay and organic matter is ideal for this type of crop. तो यहाँ पे उसने पहली बात बोली है हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी एंड प्रोलॉन्ग्ड सनशाइन एंड एन अश्योर्ड सप्लाई वाटर. बहुत ज़्यादा पानी उसे चाहिए. जो सॉइल कंटेंट है वो क्ले होना चाहिए. तो क्ले का क्या रोल होता है? उसको पानी को होल्ड करता है. तो पानी की होल्डिंग हमें किस में चाहिए होती है? राइस के अंदर. राइस में हमें पानी चाहिए ना होल्ड करने के लिए. तो हेयर द ऑप्शन बिकम्स द आंसर बिकम्स ऑप्शन बी, दैट इज राइस. तो आप इस क्ले वाले पोर्शन से इसको सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे. कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. लेक गर्दा इटली, लेट बैकाल रोमानिया. देखो लेक ठीक है, ये हमें नहीं पता, आपको पता हो जाएगा. जो लेक बैकाल है ये आपको पता होना चाहिए, रशिया के अंदर है. तो इसको तो आप आइडेंटिफाई करो प्लीज. देन लेक टंगनीका इन बुरुंडी, लेक प्यूम्योंगसो इन चाइना, पॉसिबिलिटी है, नाम से लग रहा है. लेक टिटिका इन म्यांमार. देखो अब ये भी आपको आइडेंटिफाई करना है क्योंकि ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लेक्स है. इट इज़ इन साउथ अमेरिका, पेरू एंड बोलीविया के बीच में है ये. तो ये अभी आपको आइडेंटिफाई करना. तो एटलीस्ट आपको ये 3 लेक्स तो आपको पता होनी चाहिए. तो 2 and 5 को हम लोग हटा देते हैं अपने आंसर से. इवन अगर आप सेकंड लेक को ही हटा दोगे तो ही आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी. तो दिस क्वेश्चन वाज मेनली बेस्ड अपॉन दिस वन. और अभी रशिया और यूक्रेन का वॉर अभी भी चालू है. तो बेसिकली आपको रशिया और यूक्रेन का मैप तो देख ही लेना है अच्छे से. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे.
With reference to solar waste management, consider the following statement. Solar panel waste contains heavy metals such as lead, silver, silver, lead, arsenic, cadmium. जनरल स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही बात है. इंडिया हैज़ a dedicated solar waste management policy to deal with the problem of waste photovoltaic panels. तो इंडिया के पास अभी तक कोई डेडिकेटेड सोलर वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है. वी हैव एन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, पर सोलर वेस्ट डेडिकेटेड सोलर वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी अभी तक हमारे पास कोई है नहीं. सो आंसर हेयर बिकम्स ऑप्शन ए, दैट इज वन ओनली. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14. कंसिडर द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व्स एंड कोरेस्पॉन्डिंग स्टेट्स. गुरु घासीदास नेशनल पार्क इन ओडिशा. दिस स्टेटमेंट यू शुड नो बिकॉज ये काफ़ी न्यूज़ में था. इट इज़ इन छत्तीसगढ़, तो ये आपको पता होनी चाहिए. वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड अर्लियर. देन तैमूर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. देखो तैमूर पिंगला ये राजस्थान के साथ तो नाम रिलेट करता नहीं है, क्योंकि राजस्थान का नाम रणथंबोर इस टाइप से रहेगा. तो तैमूर पिंगला तो नहीं हो सकता, तो मैं तो इसको नाम के हिसाब से काटा लगाऊंगा. थर्ड वन इज सूना बेड़ा इन छत्तीसगढ़. दिस अगेन इज रॉन्ग. सूना बेड़ा इज इन ओडिशा. देन इट इज माले महदेश्वरा हिल्स इन कर्नाटका. तो ठीक है, इसको देख लेंगे. सो देखो 3 तो आपके रॉन्ग ही हैं, और ये जो 4th है ये कर्नाटका के अंदर, तो आंसर बन जाता है ऑप्शन सी, बिकॉज वो नॉट करेक्ट पूछ रहा है. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट. The policy divides all enterprises of the government into 2 groups, strategic and non-strategic. Statement is सही बात है. The Niti Aayog has been tasked with the responsibility of identifying the enterprise for strategic disinvestment. ये statement भी ठीक है. Financial institutions like banks and insurance companies will not be considered for disinvestment. Why? Why we should not consider the banks and insurance companies for disinvestment? बल्कि हमने किया है उनको डिसइन्वेस्टमेंट. डिसइन्वेस्ट तो ये गलत हो जाएगा. सो अगर 3 को भी आइडेंटिफाई करते हो तो भी आपका आंसर आ जाएगा इससे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16. इट सेज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म कैश एडिक्वेसी रेशियो. देखो CAR क्या होता है? CAR होता है कि बैंक के पास कितना कैपिटल है, टू द रेशियो होती है बैंक के पास कितना कैपिटल है टू द रिस्क वेटेड एसेट्स जो उसने दिए हुए हैं, जो उसके रिस्की एसेट्स हो सकते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो. रेशियो ऑफ बैंक्स कैपिटल टू द बैंक्स रिस्क वेटेड एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इंक्रीज इन इंडियन इंटरेस्ट रेट रिजल्ट्स इन एप्रिसिएशन ऑफ रुपी. सही बात है, जब भी आप अगर इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करोगे तो जो रुपी है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो there will be appreciation in the currency. The devaluation of Indian rupee increases the currency risk associated with external commercial borrowing. बिल्कुल सही बात है. देखो मान लो अगर $1,00,000 किसी ने बाय किए बाहर से, तो 1 लाख का मतलब सीधा हो गया कि यू हैव बोरोड 80 लाख रुपीज. अब अगर रुपए की वैल्यू कम हो गई, $1 अगर मान लो यहाँ पे 80 रुपीज का था, अब $1 आपका हो गया 100 रुपीज का, तो आपको वापस जो पे करना है वो $1 लाख में पे करना है. तो अब $1 लाख जो आपको पे बैक करने हैं वो हो जाएंगे रुपीज 100 लाख के इक्वल, या 1 करोड़ रुपीज के इक्वल हो जाएंगे वो. सो वो हो जाएंगे 100 लाख रुपीज के इक्वल वो हो जाएंगे. तो इससे क्या होगा, जो आपको पैसा पे करना है, जो आपके रिस्क है करेंसी के साथ, वो बढ़ जाते हैं, और इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी देना होगा. सो दिस बिकम्स राइट. सो आंसर इज, उसने करेक्ट पूछा है तो ऑप्शन बन जाता है ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18. इफ CIGXM stands for consumption, investment, government expenditure, total exports and total imports respectively, the national income will be. देखो कंजम्पशन को, इन्वेस्टमेंट को, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को, तो C प्लस I प्लस G तो हम करेंगे, प्लस जो हमने एक्सपोर्ट किया और जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इंपोर्ट में हम पैसा दे रहे हैं, कमा नहीं रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, तो उसको माइनस करेंगे. तो नेशनल इनकम बिकम्स योर C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M. क्वेश्चन नंबर 19. इट सेज
विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग कोस्ट पुश इन्फ्लेशन, कि जो कीमत है वो जो बनाने की कीमत है वो बढ़ गई, इसलिए उसकी वो इन्फ्लेशन में कन्वर्ट हो रही है। इट इज कॉज्ड बाय द इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन, बिल्कुल सही बात है। इट इज कॉज्ड बाय राइज इन प्राइसेस ऑफ द ग्लोबल मार्केट, देखो राइज इन प्राइस ऑफ द ग्लोबल मार्केट से हम रिलेट नहीं कर सकते। इट इज कॉज्ड बाय सम सडन शॉक इन द इकोनॉमी लाइक सडन रिडक्शन ऑफ ऑयल सप्लाई, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। इट इज कॉज्ड बाय सीजनल राइज इन डिमांड, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। सो बेस्ट आंसर बिकम्स ऑप्शन ए, इट इज कॉज्ड बाय द इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है आपका कि हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। ठीक है, पब्लिक अकाउंट में क्या डालता है, जो जनता का पैसा है। एक तरह से गवर्नमेंट वो अकाउंट मेंटेन करता है कि जनता अपना पैसा डाल सकती है, जब चाहे जब निकाल सकती है। नेशनल स्मॉल सेविंग फंड, सही बात है। ग्रांट्स एंड एड एंड कंट्रीब्यूशन, ये क्यों होगा पब्लिक अकाउंट में, इसके लिए तो आपको कंसोलिडेटेड फंड से डालना पड़ेगा पैसा, कि ग्रांट्स जो होंगी गवर्नमेंट अपनी जेब से देगी, तो जेब से देगी तो पार्लियामेंट के पास जाना पड़ेगा पूछने के लिए कि भाई दे दे या नहीं दे। थर्ड वन इज डिपॉजिट्स एंड एडवांसेस, ये स्टेटमेंट भी आपकी सही है। रेमिटेंसेस भी उसी में आएगा। सो आंसर हेयर बिकम्स ऑप्शन 1, 3 एंड 4, दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21। वो कह रहा है with reference to multi-bagger stocks, consider the following statement. A stock is considered a multi-bagger if it gives a return of 100% or more. सही बात है, अगर स्टॉक की वैल्यू डबल हो गई तो मल्टी बैगर ही हो गया। दे आर हाईली ओवर वैल्यूड स्टॉक्स विद अ लो प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ये रॉन्ग है। दे आर एक्चुअली अंडर वैल्यूड, और उनकी जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो वो हाई होती है बजाय लो की। सो आंसर हेयर बिकम्स ऑप्शन ए, दैट इज 1 ओनली। Next is question number 22. Which of the following are said to be essentially the parts of the inclusive governance? इनमें से कौन से inclusive governance के पार्ट होंगे? Permitting the national bank financial corporations to do banking, ये स्टेटमेंट आपका इंक्लूसिव में आएगा? नहीं, इससे कोई जरूरी नहीं कि NBFCs अगर बैंकिंग कर रहे हैं तो कहीं भी कर सकते हैं जाके, तो इंक्लूसिव में तो नहीं आएगा ये। एस्टेब्लिशिंग इफेक्टिव डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज इन द डिस्ट्रिक्ट, बिल्कुल होगा सही, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि आप गवर्नेंस को ग्राउंड लेवल तक लेके जा रहे हो। इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन पब्लिक हेल्थ, ये बात भी सही है। स्ट्रेंथनिंग मिड डे मील स्कीम, ये स्टेटमेंट भी सही है। सो आंसर बिकम्स ऑप्शन सी, 2, 3 एंड 4। तीनों के तीनों में जो आपके जो काम है वो ग्राउंड लेवल तक जा रहे हैं, तो दैट्स वाई दिस बिकम्स योर राइट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23। 23 क्वेश्चन कहता है, डिस्पाइट बीइंग अ हाई सेविंग इकोनॉमी, कैपिटल फॉर्मेशन में नॉट रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन आउटपुट ड्यू टू, क्यों नहीं होगा, तो ये होगा ऑप्शन डी की वजह से, हाई कैपिटल टू आउटपुट रेशियो की वजह से। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24। 23 आई गेस समझ आ गया होगा कि भाई अगर आपका देखो सेविंग रेट पे अगर हाई है और कैपिटल फॉर्मेशन फिर भी सिग्निफिकेंट इंक्रीज नहीं करेगा आउटपुट में, तो क्यों, कि जो आपका कैपिटल में पैसा डल रहा है वो उससे आउटपुट है वो बहुत कम निकल रही है। जैसे इंडिया के केस में अभी हम लोग क्या डेवलपिंग कंट्री हैं, तो हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर रहे हैं, तो जितना हमें काफ़ी सारा पैसा खर्च करना पड़ता है थोड़ा सा अमाउंट क्रिएट करने में। मान लो किसी एरिया में हाईवे है ही नहीं, रोड्स ही नहीं है, तो काफ़ी सारा पैसा डालना पड़ेगा तब जाके रोड्स बनेंगे, फिर थोड़े टाइम के बाद इन्वेस्टमेंट वहाँ पे आनी शुरू होगी। तो क्या हुआ, जो हमने अभी इन्वेस्टमेंट किया है उस इन्वेस्टमेंट का जो बेनिफिट है वो थोड़ा थोड़ा आ रहा है, तो इसलिए अगर है हाई कैपिटल टू आउटपुट रेशियो अगर होगा तो बेनिफिट हमें थोड़ा कम रहेगा। Now next is question number 24. With reference to Chandrayaan-3 mission, consider the following statement. It is a follow-on mission to Chandrayaan-2 to demonstrate India's capability of soft landing. The statement is right, सही बात है। GSLV Mark 3 will be the launching vehicle for Chandrayaan-3, ये भी सही है। It compromises of orbiter, lander and rover to explore the unexplored south pole of moon, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। नेक्स्ट इज इट इज अ जॉइंट कोलैबोरेशन मिशन ऑफ इंडिया एंड जापान, नहीं, ये इंडिया का इंडिजिनस मिशन है, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग क्यों है, क्योंकि इसके अंदर वी आर नॉट हैविंग एनी ऑर्बिटर, इसमें सिर्फ लैंडर और रोवर है, ऑर्बिटर तो हमने ऑलरेडी वहां पे डाल ही रखा है अपना। सो आंसर बिकम्स ऑप्शन 1 and 2, दैट इज ए, 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25। तो वो नया मिशन है तो थोड़ा सा आप देख लेना एक बार, चंद्रयान 3 मिशन को भी थोड़ा पढ़ लेना इसके लिए।
नेक्स्ट आते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 25 बोलता है आपसे कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के कंटेक्स्ट में, इंटरनेट ऑफ थिंग is the network of Wi-Fi enabled appliances or other devices that can connect to the internet। स्टेटमेंट ठीक है, सही बात है। फोन, टैबलेट्स एंड पर्सनल कंप्यूटर्स आर एग्जांपल्स ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग। ये बिल्कुल गलत है। फोन, टैबलेट्स, पर्सनल कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स आर नॉट द पार्ट ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब ये है कि वो जो चीज़ें वो अपने आप से काम कर सकती हैं, तो अगर हमने उसमें इंटरनेट डाला तो उसकी जो यूटिलिटी वो इंक्रीज़ हो जाएगी। जैसे कि वॉशिंग मशीन अगर है तो अपने आप चल जाए, वॉशिंग मशीन अपने आप बंद हो जाए, उसको हम ऑटोमेटिक कर दें, इंटरनेट कंट्रोल्ड कर दें। आपके एयर कंडीशनर्स, उसको अगर हम ऐसा कर दें, या जैसे सेल्फ ड्राइव व्हीकल्स हो गए, वो हम अगर ऐसे बना लेते हैं, वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स बन जाता है। ठीक है। थर्मोस्टेट्स, कैमराज, पेस मेकर्स आर नॉट कंसिडर्ड आईओटी। ये रॉन्ग है। दे आर कंसिडर्ड पार्ट ऑफ आईओटी बिकॉज बाय थर्मोस्टेट्स के थ्रू में पता चलेगा भाई एसी या फ्रिज का टेम्परेचर कितना चल रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ाना है, कम करना है, फ्रिज को बंद कर देना है या ऑन कर देना, वो देखना है। कैमराज कब ऑन होने, कब ऑफ होने, पेस मेकर्स अगर कुछ माल फंक्शनिंग हो रहा तो उसको हम रेगुलेट कर पाए। तो ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स के पार्ट हैं। आईओटी सिस्टम्स आर प्रोन टू गेट हैक्ड, ऑब्वियसली हो ही सकते हैं, इंटरनेट कनेक्टेड है ना इसमें। तो हियर द आंसर बिकम्स ऑप्शन बी 1 and 4 ओनली। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26। 26 क्वेश्चन बोलता है with reference to the Artemis Accord, consider the following statement. It aims to ensure a set of principles in carrying out activities, including commercial activities in the outer space. The statement is right. India is not signatory to this accord. ये मैंने पहले ही बताया, तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। The member countries are also committed for the mitigation of the orbital debris. This statement is right. देखो orbital debris अब हर एक स्पेस मिशन का कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है। अगर कुछ होता है तो वी नीड टू फोकस अपॉन दैट ऑल्सो, बिकॉज इतने सारे सैटेलाइट्स हो गए हैं स्काई के अंदर। सो हियर द आंसर बिकम्स ऑप्शन डी, दैट इज 1, 2 and 3। तीनों ही स्टेटमेंट्स ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27। विद रेफरेंस टू एक्वापोनिक फूड प्रोडक्शन सिस्टम, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट यूजेस अ सिम्बायोटिक कॉम्बिनेशन ऑफ प्लांट्स एंड एक्वाटिक एनिमल्स। The statement is right. There is no need to use fertilizer in this system. ये स्टेटमेंट भी ठीक है भाई, क्योंकि एक्वापोनिक के अंदर आप फिशेस वगैरह को भी साथ में उगाते हो, तो फिशेस का जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो हेल्प करता है उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने में। द प्लांट ग्रो एट अ स्लो पेस अंडर दिस सिस्टम, ये रॉन्ग है, वो काफ़ी फास्ट पेस से ग्रो करते हैं। It requires more water than the conventional food production system. This is wrong. It requires less water. So here the answer should be correct पूछा है तो option D बन जाएगा। Next is question number 28. With reference to the open network for digital commerce, consider the following statement. It is freely available, accessible private entity. देखो दो keywords हैं, freely accessible और private. तो it is not private, it is government. पब्लिक है ये, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। और देखो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स का मतलब ये है, जैसे आपका अमेजोन हो गया तो वो क्या है, वो एक प्राइवेट एंटिटी है, या आपका फ्लिपकार्ट हो गया, तो ये क्या है, डिजिटल कॉमर्स के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा कि हर कोई इन पे नहीं जा सकता क्योंकि इनकी फीस ज़्यादा है और हम अननेसेसरली अपना पैसा बाहर भेज रहे हैं। तो गवर्नमेंट इज ट्राइंग कि हम लोग ऐसा करते हैं कि गवर्नमेंट का ये खुद का बना देते हैं ऐसा नेटवर्क, जिसपे कि जो भी चाहे, जो भी बंदा हो, जो भी मतलब कि अपना बेचना चाहे वो आके उस पर बेच पाए, कॉमर्स कर पाए। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इट एम्स टू डेमोक्रेटाइज ई कॉमर्स बाय मूविंग इट फ्रॉम ए प्लेटफॉर्म सेंट्रिक मॉडल टू ए ओपन नेटवर्क फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स। देखा, सेकंड स्टेटमेंट आपका ठीक है, उसने मीनिंग एक्सप्लेन कर दिया। थर्ड इज इट वुड इनेबल लोकल डिजिटल कॉमर्स स्टोर्स अक्रॉस इंडस्ट्रीज टू बी डिस्कवर्ड एंड engaged by any network enabled application. This statement is also right. So answer becomes option B, 2 and 3 only. Now next चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 29 बोलता है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इनिशिएटिव ऑन द क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। ठीक है, it is IEICET. It is a unique initiative led by government of India and France.
तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा. इट इज द इनिशिएटिव बाय इंडिया एंड यूएस, नॉट बाय इंडिया एंड फ्रांस. द ICET would provide India with access to cutting edge technology and expertise in areas that are critical and emerging in the nature. देखो ये तो बिल्कुल ऑब्वियसली जर्नलिस्टिक स्टेटमेंट है, तो इसको तो मैं काट नहीं सकता, तो मैं इसको सही मानूंगा. सो आंसर शुड बी ऑप्शन बी. ऑप्शन बी इज द आंसर. नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 30. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द समुद्रयान मिशन. तो समुद्रयान मिशन के बारे में. इट इज एम टू डेवलप ए सेल्फ प्रोपेल्ड मैन्ड सबमरीन. तो समुद्रयान में हम लोग क्या करना चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग थोड़ा डीप ओशन स्टडी हम लोग करें. तो ऑब्वियसली एक सबमरीन तो समरसीबल मैन्ड सेल्फ प्रोपेल्ड मैन्ड समरसीबल तो कुछ रहना चाहिए कि जो नीचे तक जा सके. It will carry 5 human beings to a water depth of 6,000 meters for deep ocean exploration. तो देखो इसमें दो ही चीजें जो मुझे देखनी है. एक तो इतना ही हाइट, इतना डेप्थ तक जाएगा नहीं जाएगा. दूसरा 5 आदमी बैठ सकते हैं, कम बैठ सकते हैं. तो देर आर 3 ह्यूमन बींग्स दैट कैन सिट देयर. तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा. इट इज बीइंग डेवलप्ड अंडर डीप ओशन मिशन. तो देखो ऑब्वियसली सही लग ही रहा है भाई, डीप के साथ है, समुद्रयान मिशन है, ऑलरेडी वो डीप एक्सप्लोरेशन की बात कर चुका है 2 जगह ऊपर. तो ये स्टेटमेंट तो मुझे ठीक लग रहा है. तो सेकंड को तो मैं काट दूंगा और थर्ड शुड बी राइट. सो आंसर बिकम्स ऑप्शन डी. तो बच्चे थोड़ा नहीं पता था तो अंदाजा लगा सकते हो कि थर्ड स्टेटमेंट शुड बी राइट. फर्स्ट को भी राइट कर सकते हो. बच जाता है सेकंड स्टेटमेंट आपका. तो सेकंड अगर नहीं पता है तो आपके पास ऑप्शन है कि 1 और 3 में से आप चूज करोगे, 2 और 3 में से चूज करोगे, क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट तो ऑब्वियसली वो सही दिख ही रहा है. तो अगर हम प्रायोरिटी देंगे तो हम फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट को प्रायोरिटी यहाँ पे देंगे बजाय सेकंड स्टेटमेंट के, क्योंकि फैक्चुअल डेटा भी दिया हुआ तो मोस्ट प्रोबेबली रॉन्ग निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं वहां पे. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 31. ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय. सो दिस रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय योर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 32. कंसिडर द फॉलोइंग मिलिट्री एक्सरसाइजेज इंडिया. एक्स संपर्कृति एक्स. तो दिस इज विद बांग्लादेश, हमें पता है. शक्ति इट इज विद फ्रांस, ये बहुत ही ऑब्वियस है, ये पता रहना चाहिए. तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा. युद्ध अभ्यास यूएस के साथ है, यूएस युद्ध याद रखना. तो आंसर बिकम्स ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 32. यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फाइनेंस वेलफेयर recently launched 11th agriculture census. Consider the following statement. So it is concluded as a part of program of World Census of Agriculture of FAO. ठीक लग रहा है, मतलब कि कुछ गलत लग नहीं रहा कि उसके अंदर हो सकता है. It is conducted every 4 year. तो देखो यहाँ पे फैक्चुअल डेटा फिर से आ गया, तो फिर से थोड़े से कान खड़े हो जाने चाहिए. तो it is conducted after every 5 years. तो ये रॉन्ग हो जाएगा. सो आंसर बिकम्स ऑप्शन 1, दैट इज ऑप्शन ए, दैट इज 1 ओनली. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑब्जेक्टिव्स एज एक्सप्लिसिटली कह रहा है, देखो इम्प्लिसिटली मत लेना. तो सोशल जस्टिस की बात वो करता है, लिबर्टी की बात वो करता है कि फेथ में लिबर्टी हो. इक्वालिटेरियन अप्रोच की कोई बात नहीं करता हमारा प्रियम्बल, तो कट जाएगा. डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल की वो बात करता है कि इंडिविजुअल्स की डिग्निटी मेंटेन रहनी चाहिए. देन 26th डे ऑफ जनवरी, ये भी गलत है क्योंकि वो 26th डे ऑफ नवंबर बोलता है, ना कि जनवरी बोलता है. सो आंसर हेयर बिकम्स ऑप्शन बी, दैट इज 1, 2 and 4 ओनली. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 35. विद रेफरेंस टू द माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस अंडर आर्टिकल 30, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. It does not include those institutions that seek neither recognition nor aid from the state. The statement is wrong. इंक्लूड करता है उन इंस्टीट्यूशंस को भी. द स्टेट कैन नॉट मेक रेगुलेशन रिगार्डिंग द क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर्स इन द माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस. देखो यहाँ पे क्वालिफिकेशंस की बात हो रही है, तो क्वालिफिकेशंस पे कर ही सकता है क्योंकि दिस इज अ सेक्युलर एस्पेक्ट, वो किया जा सकता है. राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इज एब्सोल्यूट, कभी भी नहीं हो सकता एब्सोल्यूट. तो देयर हैज टू बी सम रिस्ट्रिक्शंस. एब्सोल्यूट कर दिया तो फिर तो कुछ भी होना शुरू हो जाएगा. तो दिस ऑल्सो बिकम्स रॉन्ग. सो उसने इनकरेक्ट ही पूछा है, तीनों स्टेटमेंट्स आपके रॉन्ग ही हैं यहाँ पे. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 36. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू फंडामेंटल राइट्स.
Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri awards amount to the title within the meaning of Article 18। देखो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि ये तीनों टाइटल्स नहीं हैं, क्योंकि टाइटल्स का मतलब होता है हेरिडिटरी होना, कि वो एक मतलब कि जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जाए। जैसे नवाब साहब हैं तो नवाब का लड़का नवाब होगा, राजा का लड़का राजा होगा, तो वो होते हैं आपके टाइटल्स, तो वो हो जाएगा रॉन्ग। हाँ, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ये जरूर बोलता है कि इनको आप अपने नाम के प्रीफिक्स या सफिक्स में यूज नहीं कर सकते, कि पद्म श्री सो एंड सो, पद्म श्री सो एंड सो, ऐसे यूज नहीं हो सकता। तो दीज आर नॉट दी टाइटल्स, तो रॉन्ग हो जाएगा। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट अंडर आर्टिकल 19 एंटाइटल्स एवरी सिटीजन, देखो सिटीजन बोल रहा है, इंडिविजुअल नहीं बोल रहा, सिटीजन बोल रहा है, तो यानी ये सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए है। टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ द कंट्री, बिल्कुल सही बात है। बंस फॉल अंडर विद इन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ स्पीच, नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बंस को इलीगल माना है, कि बंस आपकी नॉर्मल उसको अफेक्ट करते हैं, तो यू कैन प्रोटेस्ट पर बंद नहीं करवा सकते चीजों को। सो हियर द आंसर बिकम्स ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट में आ जाएगा ऑप्शन बी आपका 1 and 3 ओनली। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट about the revocation of national emergency. The president can revoke the national emergency by proclamation with parliamentary approval only. Wrong. Parliament approval की जरूरत नहीं है, अपने आप से कर सकता है। The national emergency would cease to operate if circumstances warranting its issuance have ceased to exist. ये भी wrong है। नेशनल इमरजेंसी जब तक चलेगी जब तक प्रेसिडेंट या तो प्रेसिडेंट रिवोक ना करते, पार्लियामेंट रिवोक ना करते। तो दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएंगे, आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। Question number 38 says, question number 38 is which of the following fundamental rights are available only to the Indian citizens। ठीक है, तो आर्टिकल 19 तो हमने देख ही लिया। अब इसको लॉजिकली हम करने की कोशिश करते हैं। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, देखो ये आपके ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है, तो ये सबके लिए अवेलेबल होगा। तो दिस इज नॉट अवेलेबल टू सिटीजन ओनली सिटीजन, इट इज अवेलेबल टू एवरी इंडिविजुअल। अगर मान लो कोई पाकिस्तान से भी आया है तो भी उसका मतलब कि ही विल हैव दिस राइट, वो उसको भी इनमें फोर्स नहीं किया जा सकता। राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, यस ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए। वाई? बिकॉज अगर हमने बाहर से अलाउ कर दिया तो बाहर वाले इंडिविजुअल्स आके इसको एक्सप्लॉइट करेंगे और इंडियन कल्चर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर सकते हैं। इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, दिस स्टेटमेंट इज अगेन रॉन्ग। वाई? बिकॉज ये सभी को अवेलेबल है, इंडियन सिटीजन्स को नहीं, सबको अवेलेबल है। अगर मान लो कोई पाकिस्तान से भी आता तो ऐसा नहीं कि वो पाकिस्तान से उसको पकड़ के बैठा दिया और उसके ऊपर जबरदस्ती फैब्रिकेट कर दिए क्या कहते हैं चीजें। अगर वो वहां से आया है तो उसको भी वही इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मिलेगा, अगर उसने कोई कानून तोड़ा तो उसको सजा भी मिलेगी। देन प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ऑब्वियसली ये सबके लिए होगा। पर्सनल लिबर्टी का मतलब बच्चे ऐसा भी होता है कि आप खुद से क्या करना चाहते हो पर्सनली, आप कब नहाना चाहते हो, आप कब बैठना चाहते हो, आप कब सोना चाहते हो, पर्सनल लिबर्टी होती है आपकी कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करना चाहते हो, पर विद रिस्ट्रिक्शंस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि डोमेस्टिक वायलेंस को पर्सनल लिबर्टी में डाल दोगे, वो नहीं आएगा उसमें। सो हियर द विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आंसर, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी ओनली, दैट इज 2 ओनली। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 39। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेक्युलरिज्म इन इंडिया। Non-enforcement of any particular religion by state ensures religious freedom of individual। The statement is right, बिल्कुल सही बात है। तो अगर हम कोई पर्टिकुलर रिलीजन इन्फोर्स नहीं कर रहे हैं स्टेट के द्वारा तो एक रिलीजियस फ्रीडम मिलती है इंडिविजुअल को। स्टेट्स कैन नॉट इंटरवीन इन द पर्सनल लॉज ऑफ द कम्युनिटीज, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। कर सकते हैं अगर पर्सनल लॉज आर गोइंग अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स। गवर्नमेंट डज नॉट लेवी एनी टैक्स ऑन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, ये भी गलत है। गवर्नमेंट टैक्स लेवी करती है, टैक्स का मतलब ये होता है जिसे रेगुलेट करना उनको, ये लैंड टैक्स वगैरह ये सब उसके ऊपर अप्लाई होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट कौन सा हो जाएगा? नॉट करेक्ट बिकम्स योर ऑप्शन सी, दैट इज 2 and 3 ओनली। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट है? डायरेक्टिव अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्रुएलिटी ऑफ एनिमल इज वायलेट, क्रुएलिटी ऑफ एनिमल्स किस चीज को वायलेट करता है?
डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, नहीं डीपीएसपी में हम लोग ये मानते हैं, डीपीएसपी में मानते हैं ये चीज कि वो करता है, बिकॉज आर्टिकल जो 48A है आपका वो उसको करता है। देन सेकंड इज फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज में भी कहीं आ जाता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो ये दो चीजें हम इंक्लूड नहीं करते। सो आंसर शुड बी ऑप्शन बी 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 says which of the following is or are the source of nanoparticle pollution in the environment? Smoke from volcanoes and forest fires, the statement is right. Use of sunscreen lotions on beaches, ये भी सही है. Salt from the sea, ये भी सही है. So answer becomes option A 1, 2 and 3. Next is question number 42. Consider the following statement regarding fishing cat. ठीक है, फिशिंग कैट एक नया एनिमल हमारे लिए आ गया, तो इसका आप एक बार देख लोगे. इट इज नॉक्चुरल इन नेचर, सही है. इन इंडिया फिशिंग कैट्स आर ओनली फाउंड इन द मैंग्रोव फॉरेस्ट ऑफ द सुंदरबंस, ये स्टेटमेंट भी सही है. इट इज एन अडेप्ट स्विमर एंड कैन एंटर द वाटर टू प्रे ऑन द फिश, ये स्टेटमेंट भी ठीक है. देखो, अगर आपको नहीं पता है कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चे, आप इस क्वेश्चन के थ्रू अपना नॉलेज बढ़ा रहे हो. आई वॉन्ट एक्सपेक्ट कि आपको पता होगा इसका. अब ये बोल रहा है इट इज एंडेंजर्ड, देखो एंडेंजर्ड नहीं, इट इज वल्नरेबल, तो आप इसको अपने उसमें ऐड कर लेना कि एक और एनिमल आ गया आपके इसमें. तो आंसर बिकम्स ऑप्शन बी 1, 2 and 3 ओनली. नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 43. वो कहता है क्वेश्चन नंबर 43 कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द मेन अजम्पशन इन द लिमिट्स टू ग्रोथ थ्योरी? गवर्नमेंट कैन नॉट सपोर्ट राइजिंग रिसोर्स यूटिलाइजेशन बियॉन्ड इट्स कैरिंग कैपेसिटी. देखो, लिमिट्स टू ग्रोथ थ्योरी ये कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं इसके साथ. सर्टन एनिमल स्पीशीज कैन नॉट ग्रो बियॉन्ड देयर पॉपुलेशन थ्रेशोल्ड, ये नहीं पता, नो आइडिया, गोला लगा देंगे. लैंडफॉर्म्स डू नॉट डिग्रेड बियॉन्ड अ बेस लेवल, ये भी मतलब ये तो अब्सर्ड लग रहा है, तो रॉन्ग ही कर देंगे. एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन लिमिट्स द ग्रोथ ऑफ फ्लोरा इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये भी हम लोग कहीं ना कहीं मतलब ये नहीं मानते इसको. सो अगर मैं बेस्ट तुक्का मारूं अगर, तो बेस्ट तुक्का मेरे जो होगा वो होगा ऑप्शन ए में, कि एनवायरमेंट जो ग्रोथ की बात कर रहा है ना वो, और लिमिट्स टू ग्रोथ, तो हम एक बियॉन्ड कैरिंग कैपेसिटी के बियॉन्ड हम ग्रो नहीं कर सकते. नेक्स्ट इज 44. क्वेश्चन नंबर 44 says consider the following statement regarding false Malabar gliding frog. Okay, it is endemic to eastern घाट्स. तो देखो बेसिकली ईस्टर्न घाट्स में हमें ज़्यादा एंडेमिक स्पीशीज नहीं मिलती, तो अगर मुझे इस पर सोचना हो तो मैं ये सोचूंगा वेस्टर्न घाट्स तो नहीं है कहीं पे, तो ये मेरा थोड़ा नेगेटिव साइड में जाएगा, थोड़ा नेगेटिव साइड में. इट इज कंसिडर्ड एंडेंजर्ड इन IUCN लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज, ये मुझे बिल्कुल नहीं पता. एंडेंजर्ड में आएगा, वनरेबल में आएगा, क्रिटिकल में आएगा. क्रिटिकल में तो आएगा नहीं, क्योंकि क्रिटिकल वाले तो मोस्टली कहीं ना कहीं हमारे सामने आ जाते हैं, तो इसको तो मैं क्रिटिकल तो मानूंगा नहीं. एक ऑप्शन जो बन सकता है मेरे लिए वो वनरेबल बन सकता है यहाँ पे. नेक्स्ट द फीमेल क्रिएट्स फॉर्म नेस्ट ऑन लीव्स फॉर लेइंग देयर एग्स व्हिच आर देन फर्टिलाइज्ड बाय द मेल फ्रॉग. देखो, ये जो चीज है इसको मैं सही मानूंगा. रीजन क्या है कि जब कोई ऐसे पिक्यूलर फीचर देता है यूपीएससी, तो मोस्ट प्रोबेबली वो सही मिलता है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ अलग चीज होगी तभी तो उसको लेके आ रहा है, तो इसको हम सही मान लेते हैं. और वैसे भी यूपीएससी ऑल्सो नोज दैट अ स्टूडेंट कैन नॉट गो इन सो मच डिटेल, वो हर एक स्पीशीज के बारे में नहीं पढ़ सकता, आपका स्कोप नहीं उतना पढ़ने का, तो इसलिए मोस्टली स्टेटमेंट्स में ज़्यादा घुमाता फिराता नहीं है. तो थर्ड को मैं सही मान लूंगा. फर्स्ट और सेकंड में मुझे कंफ्यूजन है, तो देखो जहाँ पे थर्ड नहीं है उसको तो हम काट देंगे. अब बचता है 2 और 3 और 1, 2 and 3. तो जस्ट टू मेक यू अवेयर अबाउट द थिंग्स, और वन अवेयर अबाउट द थिंग्स, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. इट इज वेस्टर्न घाट्स में नहीं आता ये, और ये एक्चुअली वनरेबल आई वाज रॉन्ग, इट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आता, तो इसको प्लीज आप नोट डाउन कर लेना. इट कम्स अंडर क्रिटिकली एंडेंजर्ड. So only the third statement is right. First and second statements are wrong here. Next आपका है question number 45. Which among the following aquatic species are you likely to find in the Byas River? तो ब्यास रिवर में इंडस डॉल्फिन मिल जाएगा, ये 1, 2, 3 होना चाहिए, 4, 5, 6 हो गया. गोल्डन मशीर इसमें मिल जाएगा. देन हमबैक मशीर ये नहीं मिलेगा. सो आंसर बिकम्स ऑप्शन ए, दैट इज 1 and 2 ओनली. और हमबैक मशीर के बारे में आपको बता दूं, ये मिलता है हमारा कावेरी रिवर में.
इट इज फाउंड इन कावेरी रिवर एंड इट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो दूसरी स्पीशीज आज आपको मिल गई जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, हम्पबैक मशीर। और इट इज ऑल्सो नोन एज टाइगर ऑफ द रिवर, ये रिवर का टाइगर बोला जाता है कि उल्टा फ्लो कर सकता है, ये वाटर फ्लो के अगेंस्ट में ये फ्लो कर सकता है। सो आंसर हियर बिकम्स ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 says neutrons are organisms that spend most of their life on the top of the water surface। this statement is right, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। Planktons are microscopic plants like algae and animal found in aquatic ecosystem। this statement is also right, इसको भी आप ऐड कर सकते हो। Third one is benthic organisms are those found living at the bottom of the water mass। statement is right। And next is periphyton are organisms that remain attached to the stems and leaves of the rooted plants or substances। this statement is also right। so answer is option D 1 2 3 and 4। आपका ये बेसिक इकोलॉजिकल पोर्शन में से क्वेश्चन है रिगार्डिंग योर एक्वेटिक इकोसिस्टम। इट्स गिवन इन योर दिस बुक शंकर आईएएस एज वेल। सो आई अज्यूम ये आपको पता होने चाहिए, नहीं पता तो आपका रिवीजन यहां से हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 47। इंडिया हैज रेक्टिफाइड टू ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट ऑफ WTO। स्टेटमेंट ठीक है। TFA इज अ पार्ट ऑफ WTO's बाली मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस ऑफ 2013। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। TFA comes into force on January 2016। ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज ये रिसेंटली आया था। सो आंसर बिकम्स ऑप्शन ए, दैट इज 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 48। इफ यू वांट टू नो तो ये 17 में आया था। व्हाट इज द पर्पस ऑफ विद्यांजलि योजना? विद्यांजलि योजना क्या पर्पस है? टू enable the famous foreign education institutions to open their campuses in India। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। Second, to increase the quality of education provided in government schools by taking help from the private sector and community। this statement is right। देखो विद्यांजलि स्कीम में क्या कर रही है गवर्नमेंट, वो बोल रही है कि अगर कोई इंडिविजुअल जाके गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना चाह रहा है, हु हैज क्रेडिबिलिटी, सो वो जाके वहाँ पे पढ़ा सकता है। तो क्या है, ताकि एक्सपोजर मिले गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को विद रिस्पेक्ट टू प्राइवेट सेक्टर एज वेल। सो ये स्टेटमेंट हो जाएगा आपका सही। Third, to encourage voluntary monetary contribution from private individual and organizations so as to improve the infrastructure facilities for primary and secondary school। तो देखो मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन की कोई बात है नहीं यहाँ पे, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी आपकी रॉन्ग। सो आंसर बिकम्स ऑप्शन ए, दैट इज 2 ओनली। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 सेज इन इंडिया जुडिशियल रिव्यू इंप्लाइज। जुडिशियल रिव्यू क्या इंप्लाई करता है? The power of the judiciary to pronounce upon the constitutionality of laws and executive order। the statement is right। यही बात बोलता है कि जो कानून बनाए गए हैं, जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लाए गए हैं, ये चेक करना कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। यही तो काम है जुडिशरी का, जुडिशियल रिव्यू का। सेकंड, द पावर ऑफ जुडिशरी टू क्वेश्चन द विजडम ऑफ द लॉज। देखो विजडम ऑफ द लॉज नहीं देखता जुडिशरी, एक तरह से लेटरेंट स्प्रिट को देखता है दोनों को, पर जुडिशियल रिव्यू की अगर आप बेसिक बात करोगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल के पर्सपेक्टिव से देखता है। और विजडम में तो पता नहीं क्या क्या आ जाएगा फिर आपका, एवरीथिंग विल कम अंडर विजडम। थर्ड इज द पावर ऑफ द जुडिशरी टू रिव्यू ऑल द लेजिस्लेटिव एनेक्टमेंट्स बिफोर दे आर असेंटेड टू बाय द प्रेसिडेंट। द स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सबको नहीं देख सकता और सबको देखता भी नहीं है, तो फिर तो जुडिशरी अपने डोमेन से बाहर चला जाएगा। नेक्स्ट इज द पावर ऑफ जुडिशरी टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट गिवन अर्लियर। ये भी रॉन्ग है, वो सेल्फ जजमेंट्स के रिलेटेड उसको जुडिशियल रिव्यू नहीं बोलते। सो आंसर बिकम्स ऑप्शन ए ओनली। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनविसेज्ड बाय द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। द स्टेटमेंट इज राइट। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 के अंडर आता है, तो ये राइट टू इक्वालिटी में है, ना कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, अगेन ये आपका किस में आएगा? रिलीजियस राइट्स में आएगा, फ्रीडम ऑफ रिलीजन में आएगा। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड माइंस, ये आ जाएगा आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में। तो आंसर बिकम्स ऑप्शन सी 1 and 4 ओनली। 51 क्वेश्चन नंबर 51 सेज with respect to which what are called denominations of religion if everyone is left to judge। देखो बोल रहा है if everyone is left to judge on खुद के religion को, his own religion,
देयर इज नो थिंग सच एज रिलीजन दैट इज रॉन्ग, कुछ भी गलत नहीं है. बट इफ दे आर टू बी अ जज ऑफ ईच अदर्स रिलीजन, देयर इज नो सच थिंग एज अ रिलीजन दैट इज राइट. तो नथिंग इज राइट. Therefore, all the word is right or all the word is wrong in the matter of religion. What is the most logical assumption that can be made from the passage given above? No man can live without adhering to some kind of religious domination. ये तो बोला ही नहीं उसने. It is the duty of every organism to propagate one's religion denomination. ये भी उसने कहीं नहीं बोला. Religious denomination tend to ignore the unity of man. इसका क्या मतलब है कि जो रिलीजियंस हैं वो इंसान एक है इस चीज़ को अवॉइड करते हैं. क्यों? क्योंकि दूसरे के रिलीजन में देख रहे हैं गलतियाँ, अपने रिलीजन को मान रहे हैं सुप्रीम. तो ये स्टेटमेंट ठीक लग रहा है. मैन डू नॉट अंडरस्टैंड देयर ओन रिलीजियस डोमिनेशन, ये गलत है क्योंकि वो अपने के बारे में बात नहीं हो रही. अपने के लिए तो कह रहा है मैं सही हूँ. सो आंसर हेयर बिकम सी, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट है. यस, मैन इज इग्नोरेंट, मतलब फोर्थ स्टेटमेंट, मैन इज इग्नोरेंट अबाउट हिज रिलीजन, कि उसमें जो गलतियां वो नहीं देखना चाहता और दूसरे रिलीजन्स में गलतियां ही देखना चाह रहा है. तो अगर मैं होलिस्टिक अप्रोच लूँ तो ये ज़्यादा बेटर एक्सप्लेन करती है पूरे ऐसे की थीम को. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 52. 52 बोलता है स्टेटमेंट S1 एंड S2 आर गिवन बिलो फ्रॉम द क्वेश्चन. तो पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि n इज अ प्राइम नंबर, n लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 4. तो n एक प्राइम नंबर और n एक रिमाइंडर छोड़ता है जो 4 से डिवाइड करते हैं. If n is unique natural number between 10 to 20, then what is n? तो देखो 11, 13, 17, then ये 19. ये चार प्राइम नंबर हैं 10 और 20 के बीच में, यही है. तो 11 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आता है 3. देखो पहला स्टेटमेंट तो हो गया ये. सेकंड स्टेटमेंट में क्या, हम 4 से हर एक को डिवाइड करेंगे. 13 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर बचेगा 1. 17 से 4 को डिवाइड करो, रिमाइंडर बचेगा 1. 19 से 4 को डिवाइड करोगे, रिमाइंडर बचेगा 3. सो 1 रिमाइंडर बचता है 13 और 17 के लिए. तो अब क्वेश्चन बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट टू स्टेटमेंट एंड द क्वेश्चन. S1 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, बिल्कुल गलत है. S2 अलोन इज सफिशिएंट, S2 अकेला भी नहीं बता पाएगा. अगर मैं सिर्फ S2 की बात करूँ तो ये भी नहीं बता सकता अकेला और ये भी नहीं बता सकता. इवन ये दोनों मिलके भी नहीं बता सकते आंसर को, क्योंकि 2 आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास 13 और 17. मेरे पास एक आंसर आना चाहिए. सो आंसर बिकम्स ऑप्शन डी. S1 एंड S2 बोथ टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू एक्सप्लेन द आंसर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 53. क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है आपको इन इंग्लिश अल्फाबेट द फर्स्ट 4 लेटर्स आर रिटन इन ऑपोजिट ऑर्डर एंड नेक्स्ट 4 लेटर्स आर रिटन इन ऑपोजिट order. So you have to so on, and at the end y and z are interchanged, और लास्ट में y और z को इंटरचेंज कर दिया है. What will be the 4th letter to the right of the 13th letter? तो 4th letter क्या होगा to the right of the 13th letter? तो देखो मुझे पहले 4 में डिवाइड करना होगा, तो हम ऐसे करेंगे A B C D, then E F G H, then you have next is G H I J K L M N O P Q R S T, then you have U V W X, then you have Y Z. तो कह रहा है कि आपने क्या किया है कि पहले राइटर्स जो अपोजिट ऑर्डर में उनको लिखा है लेटर्स को, तो हम ऐसे लिखेंगे इसको D C B A H G F E, then you have L K J I, then have P O N M, then you have T S R Q, then you have X W U V U, and Y and Z को भी हमने इंटरचेंज करते हो, तो ये आ जाएगा Z Y. अब ये पूछ रहा है कि 4th लेटर कौन सा होगा टू द राइट ऑफ 13th लेटर. जो 13th लेटर है उसके राइट में 4th लेटर कौन सा होने वाला है. तो 13th लेटर हम देख लेते हैं. पहले 13th लेटर कौन सा होगा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो ये हो गए. अब 13th लेटर कौन सा होना चाहिए. 13 सॉरी हम इसमें देखेंगे तो 4 4 6 तो ये तो 12 हो गए. 13th हो जाएगा P. तो P का 4th
पी से फोर्थ लेटर कौन सा होगा था, 1 2 3 4, तो इट इज टी। आंसर बिकम्स ऑप्शन बी, दैट इज टी। तो देखो बेसिकली आपको सिर्फ क्वेश्चन ही समझना है, उसको सॉल्व करना तो बहुत ही ज्यादा इजी है। तो वन ऑफ द इजी क्वेश्चन दिस इज। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 54। ये कह रहा है रिप्लेस, इट इज सेइंग रिप्लेस द इनकरेक्ट टर्म बाय द करेक्ट टर्म इन द गिवन सीक्वेंस। तो इसने सीक्वेंस आपको दिया है, सीक्वेंस क्या दिया है आप इसने आपको, इट हैज गिवन यू द सीक्वेंस 3 to 7, देन यू हैव 4 13 10 20 18। तो अब पहले इस सीक्वेंस को थोड़ा डिकोड कर लेते हैं। तो सीक्वेंस को हम डिकोड करते हैं तो कैसे बनता है, देखो एक तरफ तो ये चल रहा है 3 7 13 21 31 43, दूसरी तरफ जो सीक्वेंस चल रहा है वो ये चल रहा है 2 4 10 18 28 40। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो ये अलग अलग दो सीक्वेंस को एक साथ उन्होंने कंबाइन कर दिया है, क्योंकि दोनों के बीच में डिफरेंस आ रहा है ना। तो हम इसको पहले अलग कर लेते हैं, 3 7, देन यू हैव 13, देन यू हैव 21, देन यू हैव 31, देन यू हैव 43। इसको अलग कर लेते हैं, 2 4 10 18 एंड देन 28 देन 14। अब देख लेते हैं कुछ प्लस करके कुछ करके आ रहा है, प्लस मल्टीप्लाई करके कुछ आ रहा हो। देखो 3 + 4 बिकम 7 हो जाता है, चलो बात ठीक है। 3 और 4 को अगर हम प्लस करते हैं तो ये बन जाता है 7। अब 7 + 10 को करेंगे तो 17 आएगा, तो 13 आ रहा है, ये तो बात नहीं बनी। ठीक है, तो इनके बीच में रिलेशन देखते हैं, पहले इनके बीच में देखते हैं। 4 का डिफरेंस है, इसके बीच में 6 का डिफरेंस है, इसके बीच में 8 का डिफरेंस है, इसके बीच में 10 का डिफरेंस और इसके बीच में कितना 12 का डिफरेंस है। इसमें देख लेते हैं, इसके बीच में 2 का डिफरेंस है, इसके बीच में 6 का डिफरेंस है, इसके बीच में 8 का डिफरेंस है, इसके बीच में कितना है 10 का है और इसके बीच में फिर 12 का है। तो ये कह रहा है कि इनमें से कौन सी जो सीक्वेंस है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑड टर्म्स गिवन दी रिप्लेस द इनकरेक्ट टर्म बाय द करेक्ट टर्म इन द गिवन सीक्वेंस। तो इसमें से आपको रॉन्ग टर्म यहाँ पे हटानी है कि रॉन्ग टर्म कौन सी बनेगी। तो देखो अगर हम बात करें तो ये 4 6 8 10 12 का सीक्वेंस है, इसमें 2 6 8 10, तो ये 2 थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा है। 2 की बजाय ये 4 होता तो ज़्यादा बेटर रहता। तो सबके बीच में जो 2 2 का डिफरेंस है वो मेरा बनता जाता। तो हम 2 को रिप्लेस कर देंगे किसके थ्रू, 0 के थ्रू, क्योंकि यहाँ पे 0 होगा, 0 + 4, अगर ये 0 होता तो बीच में 4 का डिफरेंस आता दोनों के बीच में, फिर 6 का, फिर 8 का, फिर 10 का, फिर 12 का। सो आंसर हेयर बिकम्स ऑप्शन ए, दैट इज 0। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 क्या बोलता है, अ स्टूडेंट अपीयर्ड इन 6 पेपर्स, द मैक्सिमम मार्क्स आर द सेम फॉर ईच पेपर, his marks in these papers are in the proportion 5:6:7:8:9:10. Overall he scored 60%. In how many number of papers did he score less than 60% of the marks? तो बोल रहा है 6 पेपर में वो अपीयर हुआ बच्चे और उसके जो मार्क्स आए हैं वो इस प्रोपोर्शन में आए हैं, ओवरऑल उसने 60% ही स्कोर किया है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग पहले इसको देख लेते हैं कि हर एक सब्जेक्ट में उसके कितने कितने मार्क्स आए हैं। तो पहले सब्जेक्ट में मान लो 5x आए हैं, दूसरे सब्जेक्ट में 6x आए हैं, तीसरे सब्जेक्ट में 7x आए हैं, चौथे में 8x आए हैं, पांचवे में 9x आए हैं और छठे में आए हैं 10x। तो ये उसके मार्क्स आए हैं, इनको सबको प्लस कर देते हैं। प्लस करके क्या आएगा इसका, 5 और 6 11, 11 और 7, अब 11 और 7 कितना होता है 18, 18 और 8 26, 26 और 9, 26 और 9 कितना बनता है आपका 26 and 9 becomes कितना बन गया 26 और 9, 26 और 9 आपका हो जाएगा 35 और 35 और 4 तो आ जाएगा 45x। ठीक है, तो ये तो हो गया 45x। और वो कह रहा है कि 60% मार्क्स आए हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि अगर टोटल मार्क्स एक पेपर के 100 हैं तो 6 पेपर्स के मार्क्स हो गए 600। भाई मैंने मैक्सिमम मार्क्स जो मान लिए वो 100 मान लिए कि हर एक पेपर 100 नंबर का है, तो जो मैक्सिमम मार्क्स हो गए वो कितने हो गए 600 हो गए। उस बच्चे को मिले 60% मार्क्स टोटल, तो 60% ऑफ 600 बिकम्स 360। तो जो 45x जो उसके मार्क्स आए हैं वो टोटल मार्क्स किसके इक्वल हो जाएंगे 360 के इक्वल हो जाएंगे। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 360 डिवाइडेड बाय में 45, इसको डिवाइड कर देते हैं, 9 से डिवाइड हो सकता है तो 5 ये आ जाएगा और 40 ये आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 8।
तो उसके बाद उसने पूछा है कि लेस देन कि कितने पेपर्स में 60% से भी कम नंबर आए हैं, यानी 100 में से कितने मार्क क्वेश्चन के अंदर 60 से भी लेस मार्क्स आए हैं। तो हम इसको मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। 5x इंटू 8 इट बिकम्स 40, ये 48, ये हो जाएगा 56, ये आ जाएगा 64। तो मतलब कि 3 पेपर है जिनमें 100 से 60 नंबर से कम मार्क्स हैं, तो 40, 48 और 56। तो आंसर बिकम्स ऑप्शन बी, दैट इज 3 ओनली। सो विद दिस वी कंक्लूड आवर डिस्कशन फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच। आई होप ये बेनिफिशियल रही होगी आपके लिए।